ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं अली अब्बास चैनल विन की जानिब से कामयाबी के रास्ते के उन्वान से हो रहे इन एपिसोड्स की सीरीज़ में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि अव्वलन इब्तिदान आपने कुरान मजीद की इस मशहूर आयत को सुना कि जिसका तर्जुमा अल्लामा इकबाल ने अपने इस मायानाज़ शेर में किया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल ख़ुद की हालत के बदलने का। यानी कुरान मजीद जा बजा हमें ये पैगाम दे रहा है कि अगर अपनी हालत बदलना चाहते हो, अपनी सोसाइटी की हालत बदलना चाहते हो, अपनी कम्युनिटी की हालत बदलना चाहते हो, तो उसके लिए हमें मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। हमें ख़ुद इस बात का ख़याल होने की ज़रूरत है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, कि हम किस तरीके से अपने आप को, अपने समाज को, अपने माशरे को आगे बढ़ाएं। कामयाबी के रास्ते से के उन्वान से हो रहे इस प्रोग्राम की सीरीज़ में हमारी कोशिश, हमारी जद्दोजहद यही होती है कि हम ऐसी पर्सनालिटीज़ से तारुफ़ कराएं आपका कि जो इसी आयत के ज़ेरे साया कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने सोसाइटीज़ में किए हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब SM अदील अब्बास साहब, कि जो लाइवलीहुड के और रूरल लाइवलीहुड स्पेसिफ़िकली के ऊपर जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उस पे एक बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। इसके साथ साथ आपने यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। आप पिछले 20 साल से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में होने वाली ग्रोथ से रिलेटेड या लाइवलीहुड से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, और हमारी खुशनसीबी है कि हम आज आपके ज़रिए इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में और लोगों को इंशाल्लाह इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे तरक्की हासिल की जाए के मुताल्लिक़ सवालात करेंगे। आइए अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और ये मौका देने के लिए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको सुन सकें और आपके ज़रिए एडवाइसेस हासिल कर सकें। अगर इजाज़त हो तो हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। बेशक। जैसा कि आज का उन्वान जो है वो यूथ के लिए जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हवाले से हम चाहते हैं कि थोड़ी रोशनी डाली जाए, और आपसे बहरहाल इब्तिदान हम पहला सवाल यही करना चाहते हैं कि आज के दौर में यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। इसमें देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आज के यूथ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब एक दौर था आज से 15 से 20 साल पहले जब यूथ के पास इतना अपॉर्चुनिटी नहीं होता था और वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ही देखता था या प्राइवेट जॉब्स की तरफ देखता था। लेकिन आज के दौर में अगर आप गौर करें तो क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस है। आज एक इमर्जिंग सेक्टर्स अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आज जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूबर्स हैं, उनके पास अगर क्रिएटिविटी है, चाहे अगर उनके पास कंटेंट है, तो उस कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, तो वहाँ से भी हमारे पास यूथ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई बार फैमिलीज़ में ये देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है। मेरा आज के लोगों को ये सलाह है कि आपको ये देखना चाहिए कि हमारी यूथ के पास क्या इनहेरेंट टैलेंट है। वो टैलेंट जो है वो बहुत क्रिटिकल है। किसी के पास हो सकता है आर्ट्स का हो, जिसमें फाइन आर्ट्स क्या हो सकता है। इसके अलावा उनके पास हो सकता है कि बहुत फोटोग्राफी एक ऐसा स्किल है जो बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहा है, और हर तरीके की फ़ोटोग्राफी, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं सिनेमैटिक हो, या आपका मैरिज से रिलेटेड हो, इस तरीके की भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इमर्ज करके आ रही हैं। तो स्पोर्ट्स इज़ अनदर मेजर एरिया इन कंट्री। अगर आपने रिसेंटली ध्यान दिया हो तो पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि जब स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए PM ने ऑलरेडी एक वीक डिक्लेयर किया था कि दिस इज़ अ वीक विच इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो कहने का मकसद ये है कि आज की तारीख में सिर्फ एकेडमिक्स ही एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट बच्चे के अंदर जो टैलेंट्स हैं उन टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको डेवलप करना, उस पर डेवलप करके वर्क करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सही। यानी हमें ये कोशिश करनी चाहिए पहले कि हम ये देखें कि ईज़िली अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपने यूट्यूब और आपकी स्किल्स के बारे में बताया।
उसके साथ साथ जो इनहेरेंट हमारे अंदर आ जाती है हमारे वालिदैन से, ख़ानदान के ज़रिए से एक खूबी आती है, तो बहुत अच्छी बात है। चूँकि आपने बीच में एक तज़किरा भी किया कि एकेडमिक्स के अलावा भी और भी दूसरी फील्ड्स हैं, तो आज एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, सालों से बना हुआ है, हम आप अपने बचपन से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिग्री पे फोकस किया जाता है आज के टाइम पे कि डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। आपने भी बहरहाल अभी आपने बताया था हमें कि मास्टर्स किया है आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट किया है, तो हर कोई डिग्री जो है हासिल कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इफ़ यू टॉक अबाउट दोज पीपल हु हैव recently monetized their degree or they have at the end of the day got a job on the basis of their degree, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्या आपकी निगाह में ऐसा लगता है कि मसलन डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बेसिस पे ईजिली हमें जॉब मिल जाएगी? व्हाट इज़ दैट थिंग दैट इज़ डिफरेंशिएटिंग इन द पीपल हु इज़ गेटिंग जॉब एंड नॉट? देखिए, डिग्री जो है एक बेसिकली डिग्री क्या है, इट गिव्स एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेरे हिसाब से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको किसी भी जॉब में, क्योंकि हर जॉब का देखिए अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी स्ट्रीम से आ रहे हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो शायद आपको साइंस बैकग्राउंड आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सो अगेन आई विल से डिपेंड्स ऑन दी यूथ के पास क्या उसका अपना स्किल सेट है या वो बेसिकली उसका क्या पैशन है कि जो वो लाइफ में करना चाहता है और अचीव करना चाहता है, उसकी बेसिस पे ये इम्पॉर्टेंट है कि वो उसी एजुकेशन को परसू करे। करेक्ट। अब किसी भी उस पर एजुकेशन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जहां वो किसी एक जॉब में उसे एक एंट्री लेवल पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे देता है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपको एक जॉब जो एक आई है, अगर उसका बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आप मास्टर्स होना चाहिए, तो वो मास्टर्स अगर आप पास है और उस स्ट्रीम की है तो आप उस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। बट अब उसमें अगर आपको एक्सेल करना है तो इट्स अ डिफरेंट आपको स्किल सेट चाहिए, बिकॉज उसके अंदर फिर आपका अपना क्रिएटिविटी, आपकी अपनी, फॉर एग्जांपल मैं मसलन कहूँ कि अगर आप जो हैं, अगर आप वेब डेवलपर हैं, तो अगर आप वेब डेवलपर हैं तो वेब डेवलपिंग में आप कितने क्रिएटिव हैं, आपके पास डेटा एनालिटिक्स सेट्स किस तरीके के हैं, आप किस तरीके से डिजाइनिंग कर रहे हैं और कितना एफिशिएंटली आप डिजाइन कर रहे हैं। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं आज के रोल में। देखिए, रेस में हर कोई है। से अब मैं आपको बहुत साधारण से एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एवरीबडी नोज हाउ टू रन, बट विनर वही होता है हु रन्स फास्टर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कम समय में अगर आप किसी काम को तेजी से और अच्छे से कर पाते हैं, तब आप उस जॉब में ऑटोमेटिकली स्किल्स करेंगे। करेक्ट। बट मेरा ये कहना है कि आपने जैसे एक बात कही थी कि ना सिर्फ क्या कहते हैं डिग्री होना ही ज़रूरी है, तो डिग्री मेरा मानना ये है कि एजुकेशन एक सेट, एक लेवल तक का एजुकेशन होना चाहिए। इनेबलर है, एक तरह से एक इनेबलर है। उस एजुकेशन से आपके एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, वो पर्सपेक्टिव आपको मदद करता है बहुत और चीज़ों में। इवन एजुकेशन आपको मदद करता है एक इनिशियल लेवल पे सोशलाइजेशन में, नेटवर्किंग में, एक आपका ग्रुप फॉर्म होता है जो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में मूव कर रहा होता है। इट हेल्प्स यू टू डिस्कवर योर न्यू पैथवेज, है ना, एंड और आपके नए रास्ते किस तरीके के हो सकते हैं। बट जो आज दूसरा पहलू मैं ये कहूँगा कि आपके पास और क्या क्या स्किल है, आपकी अपनी क्या क्रिएटिविटी है, आपके अंदर किस चीज़ के लिए जज्बा है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको कई बार क्या होता है कि वो जज्बा है, मौका है, लेकिन उसमें आगे जो काम करना चाहिए या उन पे वर्क करना चाहिए, वो शायद कहीं उस चीज़ को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। कभी वालिदैन की वजह से, कभी वो समाज में ये होता है अरे ये क्या कर रहे हो, इस तरीके का प्रेशर आने लग जाता है। सही। तो खाली डिग्री ना लीजिए, मेरा ये कहना है कि आप डिग्री उस फील्ड में लीजिए और स्पेशलाइज डिग्री लीजिए। देखिए, डिग्री भी आज की तारीख में सिर्फ ग्रेजुएशन या जनरल आप स्टडीज अगर आप कर लेंगे, वो आज की तारीख में इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। आपको उसमें स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, चाहे आप मेडिकल साइंसेज में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की तरफ हो, चाहे आप जो है कंप्यूटर साइंसेज में हो, या आप कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए। जब तक आप उसके स्पेशलाइजेशन में नहीं जा रहे हैं, तब तक शायद आप उस सेक्टर के अंदर अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करें। और आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कहते हैं ना, जब हम जॉब में आ जाते हैं तो खाली जॉब में आके जो हमारी बेसिक स्टडी थी वो फंडामेंटल उन्होंने सिखा दिया था।
अब नाउ यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग विच इज मोर मार्केट ड्रिवन। नया मार्केट इमेज आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है, बिकॉज कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रही हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंसेज में हैं तो लैंग्वेजेस पे वर्क हो रहा है। तो अगर आप अपने आप को जॉब में आने के बाद भी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो शायद आप कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके आपका स्टैग्नेशन आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं एक ठहराव आ जाएगा। शायद वहां से आपको फिर ग्रोथ मिलना मुश्किल पड़ जाएगी। तो मतलब जॉब के साथ साथ भी हमें अपनी लर्निंग कंटिन्यू करनी है और उसी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करें ताकि और ज़्यादा एक्सेल कर सकें उस चीज़। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी बात करते करते आपने बहरहाल ये बात कही थी कि हम खुद अपने अंदर देखें कि वो क्या चीज़ें हमारे अंदर हैं जो स्पेशल हैं, और उसके बेसिस पे हम उसको धीरे धीरे और ज़्यादा कैसे इंप्रूव करें स्टडीज़ के ज़रिए, लर्निंग्स और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए। अब एक चीज़ यहाँ ये भी आ जाती है कि एक हमारे यहाँ ये है कि भाई जब आपके अंदर कोई स्किल पैदा हो गई तो उसको मोनेटाइज करने के लिए आप फ़ौरन जॉब की तरफ भागते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस फील्ड में जिसमें हम जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जैसे आजकल आईटी में हो रहा है कि ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बट इफ़ यू विल लुक एट द कंपनीज हु आर हायरिंग दे आर लेस इन नंबर्स। तो ऐसी सूरत में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो यूथ बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है, या वो ढूंढता है कि हम कैसे अपने आप को फ्रीलांसिंग की तरफ या अपना खुद कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी खोलें या कुछ ऐसा जो एंटरप्रेन्योर कहते हैं जिसको हम। इसके मुतालिक अगर आप रोशनी डालना चाहें कि किस तरीके से हम अपने आप को ये वाली स्किल भी साथ में पैदा कर सकें कि वो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि अगर हमारी जॉब नहीं भी लगती है तो इस फील्ड में हम अपने आप को ईजिली कैसे इनेबल करा सकते हैं कि एटलीस्ट ये स्किल होने के बावजूद भी हम अपने आप को मोनेटाइज कर सकें इवन इफ़ आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका कोई मेरे हिसाब से कोई एक फिक्स रेसिपी नहीं है, वुड से, है ना, कोई एक फिक्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि हर प्रॉब्लम के साथ एक चैलेंज जो आता है, उस चैलेंज को ओवर करने के लिए एक थिंकिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। जब आप अपने अंदर एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग डेवलप करते हैं, वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपको बहुत मदद करती है आपकी ज़िंदगी में, ना सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम्स में बट इसके साथ साथ आपके प्रोफेशनल कैरियर में भी बहुत सारी चीज़ों में आपको वो मदद करती है। सही। आप अगर इसको थोड़ा सा ये देखें कि आपके सेक्टर में अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने एक डिग्री लिया है तो डिग्री को मैं के बाद मुझे जॉब क्यों नहीं मिल पा रहा है, कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड ऐसा है। हर एम्प्लॉयर, मैंने भी कई रिक्रूटमेंट्स किए हैं, वो ये देखता है कि जो सामने हमारे कैंडिडेट बैठा है इसके अंदर पोटेंशियल कितना है। करेक्ट। अगर हम इसको जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो इसको देने के बाद ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, ये क्या वैल्यू ऐड करेगा ऑर्गेनाइजेशन, क्या वैल्यू ऐड करेगा, क्या गुडनेस देगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे आप जॉब में हो, आप ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड एज एन एसेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उस एसेट का मतलब ये है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कहता हूं कि यू आर ऑल्सो, यू डोंट थिंक दैट यू आर ओनली एन एसेट और आप लो लाइंग एसेट हैं, यू आर अ प्रोडक्टिव एसेट। करेक्ट। अगर आप प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएंगे या आप रिफ्लेक्ट नहीं करा पाएंगे, और आपके जनरली इंटरव्यू में क्या होता है कि हमारे पास शायद 15 से 20 मिनट का टाइम होता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस पीपल, पैनलिस्ट जो इंटरव्यूज लेते हैं। आप उसमें अगर आप ये नहीं दिखा पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को, कि जिस भी पर्पस से आपने जो भी तरीके की जॉब है उसमें आप क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं, आप क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया लेके आ रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम को कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस यही सारी चीज़ें देखती हैं जब एक वो रिक्रूटमेंट कर रही होती हैं किसी भी। से फॉर एग्जांपल आपने भी, जैसे आपका ही एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, अगर किसी वेब डेवलपर को ले रहे हैं तो दे वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आपकी कमांड, फॉर एग्जांपल C++ पे या C3 पे या आपका जावा पे, HTML पे, इस पे आपकी कमांड कितनी है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप खाली मार्केट में नहीं हैं जिसको जावा आती है या HTML आती है या कोई और लैंग्वेज आती है। अब आप उस लैंग्वेज की बारीकियां कैसे समझ पाते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार हम लोग जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो इशू ये आता है कि आज की तारीख में भी MS ऑफिस लोगों को नहीं आता है। सही। MS ऑफिस नहीं आता है, एक्सेल नहीं आता है। बहुत सारा काम आज की तारीख में एक्सेल के ऊपर होता है, MS एक्सेल पे होता है। बट आप जब भी क्वेश्चन एडवांस एक्सेल पे बात करिए, लोग वहाँ पे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपना, हमने पाया है कि वो उनको एडवांस एक्सेल के ऊपर वर्क करने में
उतनी नॉलेज नहीं होती है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए जहाँ पे प्रैक्टिकल ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। जबकि हमारे दौर से और आज के दौर में फ़र्क मैं ये देखता हूँ कि आज आपको MS ऑफिस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है कि अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, एक अच्छी कंपनी में, हाँ। तो एटलीस्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई ये तो आना चाहिए, इसके ओवर एंड अबव हम आप ओवर एंड अबव। सो बेसिकली जो मैंने इनिशियली आपको बात कही थी, अगर आप खाली आपको उतना पता है जो जनरल लोगों को पता है जी, इफ़ यू उतना पता है तो शायद आपको किसी भी इंटरव्यू को या जॉब को क्रैक कर पाना या हासिल कर पाना डिफिकल्ट होगा। बट आप जहां 1 नॉच ऊपर निकल जाएंगे उसके, आप देखेंगे कि आपको जॉब मिलना, क्रैक करना आसान। आज की तारीख में भी मैं आपको बताऊं, हमने बहुत सारा इंटरव्यूज कंडक्ट करे हैं। चैलेंज ये है कि जो नए बच्चे या यूथ पढ़ के आ रहे हैं, शायद मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाके तो मैंने नहीं देखा है, बट शायद हम वॉल्यूम उन्हें बहुत दे रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए और जिस तरीके का स्किल सेट के साथ उन्हें आना चाहिए या उन पे उस पर कमांड होना चाहिए, वो कई बार उसको हमें मिस करती दिखती है और जिसकी वजह से शायद वो इंटरव्यूज़ जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। एंड ऑफ द डे मैं ये भी, परल आप भी स्कूल में इतना हद तक तो हम लोग जुड़े हुए हैं कि किसी न किसी का बच्चा, हमारे ही बेटा पढ़ रहा होता है या जानने वालों का, तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन स्किल, उससे क्या बच्चे को क्या हासिल हो रहा है। और एक ये रीज़न भी जो बज़ाहिर समझ में आता है कि क्यों जब लोग निकलते हैं ग्रेजुएट होके या पोस्ट ग्रेजुएट होके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो वो अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाते, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि सिंस यू हैव ऑलरेडी वर्किंग अपॉन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव सेड दैट आप इंटरव्यूज़ लेते हैं। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हैव सीन कि मैनी पीपल हैव सीन के इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में आए एंड व्हेन दे वर आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सम टेक्निकल स्किल्स, दे वर ज़ीरो इन दैट, जबकि वो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी। उनका CV भरा रहता है कि भाई ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट व्हेन दे आर आस्क्ड प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट देयर। इसको कैसे आपको लगता है कि सॉल्व किया जाए एट द एंड ऑफ द डे? बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मुझे एक याद आ रहा है कि मैं एक इंटरव्यू में था, पता नहीं वेल दिस आई मीन एक्सपीरियंस शेयरिंग आपके प्रोग्राम के लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा, पर मेरा एक एक्सपीरियंस था कि हम ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए हमने एक ये प्रोग्राम किया जिसमें बहुत सारी विमेन पे फोकस कर रहे थे। बेसिकली लोअर लेवल का जॉब्स था, जिसमें पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में आएंगे उनको बेसिकली सिर्फ इतना बताना कि कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो हमारे पास एक कैंडिडेट आया जो MA इन इंग्लिश था। ओके। उसने अपना जब फॉर्म भरा था और वो इंग्लिश में भरा था, उसने लिखा था अपनी क्वालिफिकेशन AM इन इंग्लिश जिसे कहते हैं। तो मतलब उस वक्त, और हम उनसे बेसिकली क्या कर रहे थे, हमने कुछ नहीं करा, हमने उनकी देखी कि फंक्शनल एबिलिटी क्या है। एक NCERT की क्लास 5 की किताब को सामने रखा और उसमें कहा कि आप इसको जो है पढ़िए, इस 2-4 सेंटेंस जहाँ से आपको लग रहे हैं और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दीजिए। बट हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ग्रेजुएशन किए हुए थे, मास्टर्स किए हुए थे, वो NCERT क्लास 5 को भी जो है वो ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं कर पा रहे थे। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ चैलेंज। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ रहा है कि लोग आज बहुत सारे डिग्रीज करके निकल रहे हैं, बहुत सारा क्वालिफिकेशन लेके निकल रहे हैं, बट उस क्वालिफिकेशन से जितना बेसिक उनका परसेंटेज भी हमें देखने में मिलता है कि अच्छा होता है, बट जितना उनके पास नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज मिस कर रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी, और इवन जो उन्होंने एकेडमिक नॉलेज है वो भी कहीं पे उनके पास जितना होना चाहिए उसकी कमी हमें महसूस होती है, जिसकी वजह से वो कैंडिडेट्स वहाँ पे रह जाते हैं। तो अब इसमें एक डेटा भी आया है, ये अगर रिसेंटली मैं भी एक न्यूज़पेपर में था, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, बट आप कहेंगे तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू दैट, जिसमें ये निकल के आया था कि मल्टीपल डिग्रीज हैं लोगों के पास, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। गॉट इट। तो क्वेश्चंस लाइज देयर अगेन कि इतना सब होने के बावजूद भी जो वैल्यू उस एकेडमिक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन से आती है एक स्टूडेंट के अंदर, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स हो या PhD हो, वो वैल्यू हम अपने अंदर नहीं ला पा रहे, या आइदर ये हमारी खुद की कमी होती है, कभी कभी हम इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट करने में भी हमारी गलती होती है कि हम सही इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर वही क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा हमें नज़र आ रहा है तो हमें एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हमारे BTech में बड़ा मशहूर था कि 3rd ईयर में जाने के बाद पता चलेगा कि तुमने कितना किया है कितना नहीं किया है, तो पता चलेगा कि वेदर यू आर इवन एलिजिबल फॉर अ जॉब विच इज़ रिलेटेड टू दैट फील्ड जिसमें आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो
और ऐसा ही हुआ भी कि 3rd 4th ईयर में सबको पता चल जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करे इंसान जब उसको खुद पता है कि जिस फील्ड को मैंने चूज़ किया था वो शायद इंस्टीट्यूट की वजह से या मेरी वजह से हम इतना वैल्यू उसमें पैदा नहीं कर पाए, अब हम उसको मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, क्या करें उसके साथ में कि जिसकी बिना पे हमें जॉब मिल जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं ऐसे स्टूडेंट्स को कहूँगा उनको देखिए उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम आज की दुनिया में ऐसे दुनिया में रह रहे हैं कि जो आज भी किसी भी एज और पॉइंट के ऊपर अगर आप अपने अंदर एक वैल्यू क्रिएट करते हैं या अपने अंदर स्किल्स को आप डेवलप कर लेते हैं तो लोग आपको कंसिडर करने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि आप वो स्किल्स अपने अंदर बिल्ड कर ले। तो ऐसे बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि उनको जब उन्होंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट थिंग इज एज यू आर सेइंग दे हैव डिस्कवर्ड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। करेक्ट। कई बार ये होता है कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है। तो अगर आपने ये मान लिया है कि ये स्किल सेट मेरे पास नहीं है तो आपको दोबारा से उस स्किल सेट पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो आपको दोबारा से अपनी बुक्स को रेफ़र करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली उसको करके देखने की ज़रूरत है, आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स करने की ज़रूरत है। कई बार स्टूडेंट जो होते हैं एक बेंचमार्किंग बना लेते हैं कि नहीं अगर हमारा से फॉर एग्जांपल आपको हायर एंड का जॉब नहीं मिला, तो मैं ये भी एक आपके प्रोग्राम के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा, कई बार सिस्टम में आ जाना इंपॉर्टेंट होता है। हमने अपना एक बेंचमार्क बना लिया कि नहीं हम जो है वो ये वाली जॉब होगी उसी को हम करेंगे, वरना इससे नीचे पे हम उस लेवल पे मिलेगी तभी करेंगे वरना नहीं करेंगे। सो मेरा ये सजेशन है, अगर आपको से फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक दोज जॉब्स बट उससे नीचे के जॉब्स में अगर आपको मिल जा रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट इनटू द प्रोफेशनल सिस्टम। आप एक बार अगर प्रोफेशनल इकोसिस्टम में आ जाते हैं या आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, आने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई वो लोग जो उस पोजीशन पे आए या आप जिस पोजीशन पे नहीं आए, वो लोगों के अंदर क्या स्किल सेट था, क्या कर रहे थे, और टाइम एंड अगेन वो अपॉर्चुनिटी फिर से वहाँ आएगी। बिकॉज सिस्टम इज नॉट स्टैटिक, वो रुका हुआ नहीं है कि एक आदमी जो आ गया वो भी मूव ऑन करेगा, बट वो फंक्शन वहाँ पे रहेगा। उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तब तक आपको ये करना चाहिए कि इस बीच में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते रहें। सही। तो अगर आपको जॉब नहीं भी मिला है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देखते हैं कि डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत सारे क्रिएटिव कोर्सेज आते रहते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स आती रहती हैं। एआई के ऊपर नया आप देख रहे हैं कि एक नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है या नया एक टेक्नोलॉजी आ रही है। उस टेक्नोलॉजी में अभी नए लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए। आप उन स्किल्स को आप ले सकते हैं, उसके ऊपर जल्दी से आप जो है वो आप स्किल वर्क सीखना शुरू कर सकते हैं, एआई के टूल्स को सीखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से वर्क करना शुरू करेंगे तो आपको जल्दी ही कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और आप वो जॉब में अगर आप आना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहीं से एक और इमर्जिंग सेक्टर होता है कि जॉब इज़ नॉट दी ओनली थिंग। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं जॉब क्रैक कर पा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा आप आइडल बैठने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऐसी हैं, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिस पे आपको ऑनलाइन वर्क मिलता रहता है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं जिसमें डेटा एनालिसिस का, डेटा सॉर्टिंग का, बहुत सारा क्रिएटिव राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग का आपको वर्क मिलता रहता है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो जॉब्स एडवर्टाइज करती हैं जिसमें छोटे छोटे काम आते हैं, जिसमें आपको हो सकता है कि एक रिसर्चर का वर्क मिल जाए। तो इस तरीके के वर्क्स को आपको पकड़ के आपको काम करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, उनकी तलाश में लगे रहें। अगर इफ़ आई विल समराइज दिस, तो यही नतीजा निकल रहा है कि एंड में हमें अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम ट्राई करते रहें, किसी फील्ड में। सही। और अपने स्किल्स को आप डेवलप करते रहिए। अब आप, बिकॉज इट्स अ वेरी वाइड क्वेश्चन है, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन आप है, तो अब आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी स्किल सेट में हैं तो आपको ये पता है कि आपके सेक्टर में नए डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। सही। आप उन डेवलपमेंट्स को सीखिए, जिसे कहते हैं, उनको प्रैक्टिस करिए, उन पे बिल्ड करिए। और जैसे आपको पता चला फॉर एग्जांपल कि आप पर्टिकुलर इंटरव्यू, कई बार इंटरव्यू क्रैक करने में आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है, कॉन्फिडेंस होता है। अगर ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, इन सॉफ्ट स्किल्स पे अगर आप वीक हैं, इनके बहुत सारे आजकल कोचेस होते हैं, ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं जिसमें आपको बार बार इस तरीके का प्रैक्टिस और एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए मौका दिया जाता है। आप उन इंटरव्यूज में उस तरीके की कोचिंग एंड गाइडेंस लेके भी आप अपने कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास इसके? एग्जाम्पल्स मेरे पास अभी तो नहीं है, बट ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे इस तरीके के वो हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। मतलब इट्स नॉट। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था
कि इसमें सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं, कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी वगैरह जो होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आजकल देखा जा रहा है। आपके हिसाब से इसका काम कब से शुरू करना चाहिए अपने ऊपर? किस उम्र से हमें लगता है कि हम इस चीज़ पे काम करें तो एक टाइम पे आने के बाद हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे? मेरे हिसाब से ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और ये द अर्लियर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट्स बिकॉज इट्स कनेक्टेड विद योर बिहेवियर, हाउ यू एक पर्सनैलिटी समाज में, सोसाइटी में अपने आप को कैसे कैरी कर रहा है। करेक्ट। ये रिफ्लेक्शन मुझे लगता है कि अडोलेसेंस के बाद से आपके पास आ जाना चाहिए, है ना? यानी व्हेन यू एंटर द टीनेज, व्हेन यू एंटर द टीनेज, तो ये ग्रेजुअली आपको इस पे रियलाइज करके, एंड सोशल मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, सही। तो सोशल मैच्योरिटी पे, इंटरपर्सनल रिलेशंस पे, कम्युनिकेशंस पे, ये सब चीज़ें, कई बार क्या होता है कि हम जब यूथ में होते हैं तो हम थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं। सही। माई वे और योर वे वाले, उसमें और हाईवे जो है उस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाते हैं, है ना? तो पॉइंट ये कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे ना सिर्फ प्रोफेशनली भी हम अपने प्रोफेशनल, जब हम इवन जॉब में भी आ जाते हैं तो ये रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं। सही। तो मुझे लगता है कि इस पे इनिशियली अगर हम वर्क करने लगे, और इसके लिए बहुत सारी देखिए बुक्स हैं फॉर बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी। अगर आप स्टीवन कोई की 7 हैबिट्स करके जो बुक है उसे करें, एटॉमिक हैबिट्स करके बुक है, आप उसे पढ़िए। इस तरीके की बहुत सारी बुक्स हैं, माइंडसेट करके एक बुक है, जो माइंडसेट करके बुक है, उसको आप पढ़िए। तो ये आई वुड से द यूथ आजकल की पता नहीं क्यों दे आर बिकमिंग मोर टेक, दे से दे आर टेक्नो सेवी, बट टेक्नोलॉजी में भी दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम्स, उनका ज़्यादा वक्त जो है वो रील्स को देखने में जाता है। टेक सेवी वो चीज़ों की तरफ है जिसमें एंटरटेनमेंट है, हाँ, जिसमें काम है, वर्किंग से रिलेटेड जो टेक चीज़ें हैं उसमें नहीं, इतना उसमें फोकस नहीं करते हैं। तो अगर इसी चीज़ को वो अगर प्रोफेशनल एरिया में अपने आप को यूज़ करने लग जाएंगे तो यही टेक्नोलॉजी उनको बहुत मदद करेगी, बहुत मदद करेगी। सही। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं, चूँकि आप खुद 20 साल से एक फील्ड में हैं, एक बड़ी मुश्किल आज के ज़माने में ये आती है कि हम किसी तरीके से अपने आप को किसी कंपनी में सेलेक्ट हो गए और हमारी जॉब स्टार्ट हो गई। अब होता ये है कि किसी अनफॉर्चुनेट एग्जाम्पल कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि जिसकी वजह से वो जॉब चली गई, फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना आ गया या वो कंपनी बंद हो गई या हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो निकाल देते हैं। होता है कि ऐसी सिचुएशन में अक्सर जो यूथ है जो इस कंपनी में जॉब कर रहा था उसके बाद फिर उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के लिए एक एम्प्लॉयमेंट फील्ड में क्या आप देते हैं सजेशंस? वो क्या पॉइंटर्स होंगे जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें? देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी इंडस्ट्री अपने आप में स्टैटिक नहीं है। सही। और आपको ये हमें हमारे यूथ को ध्यान रखना पड़ेगा कि वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक एरिया। तो एक डायनेमिक फील्ड में हैं आप, डायनेमिक सिस्टम में हैं, यहाँ पे बिजनेसेस साइव नहीं कर रही हैं। मतलब आपको जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज कोई सेक्टर ग्रो कर रहा है, कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तब उसमें आपको मिल रहा है। तो अगर वो इंडस्ट्री ही बैठ जाती है तो आप कैसे उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये एक रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और सबसे पहले मेरा ये सजेशन जो मैं पहले भी कहा था और अभी भी कहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, हमको ये हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो ऐसे 10 दरवाजे खोलता है, कि जिससे आपको ना सिर्फ रोज़गार मिलेगा बल्कि आपको बहुत सारी आपको फलाहियत भी मिलेगी और आप आगे भी बढ़ेंगे। दिक्कत ये है कि कई बार हम लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ यही स्किल सेट है, अपने आप को खुद ही बाउंड कर लेते हैं, हम खुद ही अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने कभी अपनी जेडी में रह के काम नहीं किया है। मतलब मैं स्पेसिफिक जेडी पे काम, जो मेरा काम है वो तो मैं करता ही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे मेरे आसपास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखता रहता हूँ। तो एक मेरा सबको ये सजेशन है कि ऐसा नहीं कि जिस भी आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक ही तरीके की जॉब है। वो इंडस्ट्री जो सेक्टर, अगर मान लीजिए अगर आपका ले ऑफ किया है उन्होंने, तो ले ऑफ किया है तो कोई नया इमर्जिंग सेक्टर भी आ रहा होगा। चूँकि आपका स्किल सेट उस सेक्टर में जो रिडंडेंट हो गया है या वो वहाँ पे तब्दीली आ रही है, वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं,
वो उसके लिए आप सूटेबल नहीं है। बट अगर जो नया इमर्जिंग सेक्टर है, से फॉर एग्जांपल अभी बहुत हमने रिसेंटली सुना था कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहा है बिकॉज एआई आ गया है। सही। तो आपने अगर आईटी के साथ जो भी आपका स्किल सेट था, अगर जैसे वेब डेवलपिंग है तो अब आप कोडिंग बेसिकली करें तो अब तो एआई से कोडिंग हो रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर आपने एआई सीखा है तो ये काम आप एआई से भी कर सकते हैं और वो मोर प्रोफेशनल हो सकता है, और आने वाले ये जो टेक्नोलॉजी है आपको नया पायदान देगी और आप आगे बढ़ने में और एक्सेल करने में आपको मदद करेगी। इसके लिए हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी भी कैंडिडेट को चेंजेस जो हो रहे हैं सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशंस में या मार्केट में, उसको लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर वन। और ख़ुद को भी उस चेंज के लिए रेडी करना भी इम्पोर्टेंट होता है। एग्जैक्टली। सही। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जो आप कह रहे हैं, खुद की सेल्फ की अवेयरनेस और बाकी जो अवेयरनेस है आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रही है, क्या नए इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, स्किल सेट्स हैं जो इमर्ज कर रहे हैं, उसको अगर आप लेके वर्क नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज के इस प्रोग्राम को समराइज़ करने के लिए कुछ पॉइंटर्स मैं चाहता हूँ कि आवाम तक ये बात बहुत ईजिली पहुँच जाए। पहले तो ये कि जैसा हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से हम किसी फील्ड को चुनें, तो आपने हमें बताया कि हम खुद हमारे अंदर जो टैलेंट पहले से पाया जाता है हम उसको पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करें। उसके अलावा हम साथ में अगर कुछ पढ़ भी रहे हैं तो हम उस पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, अगरचे वो हम इंस्टीट्यूशन से हासिल नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से, फिर भी हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से वैल्यू अपने अंदर पैदा कर सकें। तीसरी चीज़ आपने बताई स्किल्स के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट में डिमांडेड स्किल्स हैं उनको हासिल करने की कोशिश की जाए। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने बताई वो ये कि अगर आप किसी एक पोस्ट पे जाना चाहते हैं और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, तो एटलीस्ट उस इंडस्ट्री में किसी रास्ते से आप चले जाइए ताकि आपको पता चल जाए कि भाई उस पोस्ट के लिए जो भी लवाजमात या रिक्वायरमेंट्स या प्री रिक्विजिट्स थे वो है मेरे अंदर या नहीं, और नहीं है तो हम उसको पैदा करके वहाँ तक चले जाएं। और लास्ट जो आपने बताया कि किस तरीके से मार्केट में होने वाले चेंजेस को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें ताकि हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें अपने करियर को। और कोई बात अगर रह गई हो तो आप। नहीं, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से सारी बातों को समराइज किया है। बट कई बार जो डीमोटिवेशन है ये मैं ये कहना चाहूँगा, वन शुड नॉट गिव अप। आप मेरा लास्ट सबको ये है कि अगर आप में जुस्तजू है और आपने अपने अंदर कोई लक्ष्य रखा है कि मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ रोक सकती है। अगर जुस्तजू है, आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस है चीज़ों को ढूंढने की, पता करने की, तो आपके लिए रास्ते बहुत आसान है। इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जॉब बहुत है, लोग नहीं है उस तरीके के जो उसको फुलफिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह कि ये एपिसोड आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ हो। और आपके जो भी सवालात हैं हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स के ज़रिए भी अपने सवालात हम तक भेज सकते हैं। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।